गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन टुडेज वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द करंट ongoing situation, a kind of fatal situation of our पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश बांग्लादेश. How recent ongoing student protest turn into a kind of religious riots. कैसे वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना को उनको अपनी गद्दी गंवानी पड़ी, कैसे उनको अपना ही देश छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा. क्या ये भारत के लिए एक डेंजर सिग्नल है? इज इट गोना इम्पैक्ट और अफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी? What's perception about the Bangladesh now and for the future? We're gonna cover all this point in this video, and we're also gonna cover that whatever is happening in Bangladesh now. जो बांग्लादेश आज ये धू धू करके चल रहा है, क्या जो ये फसल आज बांग्लादेश के जो जनता है वो काट रही है, ये आज का बोया हुआ है या ये बहुत पुराना जो इन्होंने बीज बोया था उसकी फसल बांग्लादेश की जनता आज काट रही है? वी गोना कवर ऑल दिस पॉइंट इन दिस वीडियो एंड आई एम गोना ऑल्सो शेयर माई पर्सनल ओपिनियन कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं इस सिचुएशन को कैसे देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इंडियन बांग्लादेश रिलेशनशिप. वी विल गोना डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, please do not forget to watch this video till the end, and I'm pretty sure that I will able to provide you some valuable insight and some good information about the history of Bangladesh and about the current ongoing situation of our पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश. So without any further ado, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. बांग्लादेश, बंगालियों का देश, एक ऐसा देश जो आज चारों तरफ से आग से घिरा हुआ है, एक ऐसा देश जहां अशांति फैली हुई है और कत्ले आम बात है, एक ऐसा देश जहां लोग अपने ही लोगों के जान के दुश्मन बन बैठे हैं. 1 जुलाई 2024, क्या ये वो तारीख होगी जो बांग्लादेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, या फिर ये वो दिन होगा जिसे बांग्लादेश एक ब्लैक डे के रूप में मनाएगा? 1 जुलाई 2024, क्या हुआ था 1 जुलाई 2024 को? मे बी lots of you already aware, lots of people already knew that what happened on 1st of July. वैसे तो जो उस तारीख को हुआ वो आज का केवा नहीं है. उस जो फसल आज बांग्लादेश काट रहा है, इसका जो बीज बोया था वो काफ़ी साल पहले ही बो दिया गया था. उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. बट पहले आते हैं कि 1 जुलाई को क्या हुआ. 1 जुलाई 2024, जो बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं थे, जो कॉलेज विंग था, they came to the street of Bangladesh and they start protesting against the former government of Bangladesh, the former prime minister of Bangladesh, Sheikh Hasina basically. and उनकी जो डिमांड थी स्टूडेंट की वो इतनी थी कि जो बांग्लादेश सरकार के द्वारा जॉब कोटा सिस्टम फॉर फ्रीडम फाइटर्स परिवार और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया बेसिकली, उसको बांग्लादेश की सरकार वापस ले ले. एंड बांग्लादेश की सरकार इसको वापस बिल्कुल लेना नहीं चाहती थी, और दैट्स वाई नाउ इट्स बिकम अ काइंड ऑफ फटल सिचुएशन फॉर शेख हसीना एज वेल. एंड शी हैड नो ऑप्शन लेफ्ट, एंड रिसेंटली ऑन 5th of August शी रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड शी लेफ्ट द कंट्री. बट जो ये आज बांग्लादेश जल रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब जो ये कोटा सिस्टम बेसिकली आता है, ये कहाँ से आते हैं? इसके लिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. एंड अगर हम बांग्लादेश का इतिहास पढ़ें तो क्यों ना हम भारत का भी इतिहास पढ़ें, क्योंकि जो बांग्लादेश का इतिहास है वो भारत के इतिहास में ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा. 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जिस दिन भारत को बरतानिया से, अंग्रेज़ों से या आप कह लें ब्रिटिशर्स के जुल्मों से आज़ादी मिलती है. लेकिन साथ ही साथ एक ज़िंदगी भर ना भूलने वाला, ज़िंदगी भर ना कभी मिटने वाला जख्म या गम मिलता है कि भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है और भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं. वैसे तो 3 टुकड़े हुए थे, लेकिन हम इसको यहाँ पर अभी 2 टुकड़े लेके चलेंगे कि, और धर्म के नाम पे जिस देश का निर्माण होता है उसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश के रूप में विश्व पटल पर उभर कर आता है, और यहाँ से जो भारत और पाकिस्तान थे उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं. हाउएवर द इनिशियल स्टेज ऑफ पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ इंडियन लीडर्स, लॉट्स ऑफ पाकिस्तानी लीडर्स, दे डजंट वांट टू बिल्ड अ सेपरेट नेशन, दे वांट टू लिव इन इंडिया only. But there are lots of other people as well, those who are the leaders, they doesn't want to unite with the India, they want their separate nation for the Muslim people. और उनमें से एक थे जिनको पाकिस्तान में कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना. ही डजंट वांट टू यूनाइट विद द इंडिया एट दैट टाइम, एंड ही से कि हम एक अलग देश का निर्माण करके रहेंगे. और उनकी जो डिमांड थी वो चाहते थे कि जो भारत में
मुस्लिम इलाके हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक समाज जहाँ पे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में रहता है, वो इलाके पाकिस्तान को दे दिया जाएँ और बेस्ड ऑन दिस रूल्स पाकिस्तान का निर्माण होता है। और जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो एक टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, और जो आज हम पाकिस्तान है वो एक टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान था। और यहाँ से होता है क्या है कि पाकिस्तान और भारत के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और दोनों देश को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। हाउएवर कि दे वर डीलिंग इन द इनिशियल स्टेज बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ द फॉर्मेलिटी वॉज मे बी पेंडिंग, सो maybe for the first few years they were in touch, but then there are lots of war we fought against each other, so I don't think so that we were very good with each other in terms of even neighbor. तो यहाँ से दोनों देश अलग अलग हो जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 1947 से अब 1947 से 1970 आ जाता है। और पाकिस्तान अब तक 7 प्रधानमंत्री देख चुका था अपने इस कार्यकाल में, एक 2 दशकों में। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पाकिस्तान का अभी तक का सबसे बड़ा कारनामा रहा है कि उसका कोई भी प्रधानमंत्री टिल 2024 कोई भी प्रधानमंत्री अपना जो टेन्योर होता है प्रधानमंत्री कार्यकाल का, वो पूरा नहीं कर पाया आज तक 2024 पे। चाहे वो आप इमरान खान की बात कर लो, या नवाज शरीफ की बात कर लो, या शहबाज शरीफ की बात कर लो, या उससे पहले जितने भी उनके प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको या तो सेना के द्वारा उनके पद से हटा दिया जाता है, या उनका कोई दूसरा जो लीडर्स होता है पाकिस्तान का वो तख्ता पलट कर देता था। तो इस बेस पे उनका कोई भी जो प्रधानमंत्री है वो आज तक भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया। वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, उसको हम कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट 1970 में वहाँ के जो लीडर्स होते हैं दे डिसाइड कि यार बहुत हुआ, अब हम एक डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ते हैं, और हम जो भी हमारा नया लीडर होगा, जो नया प्रधानमंत्री बनेगा, इट शुड बी बेस्ड ऑन द जनता का जनार्दन, जो जनता का जनादेश होगा, बेस्ड ऑन वोटिंग सिस्टम। जो भी जनता का जनादेश होगा, वी विल इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर बेस्ड ऑन दैट। तो ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश कहलाता है, वहाँ से आवामी लीग के जो लीडर्स होते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही अभी तक, उनके पिताश्री थे। और जो पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे, वहाँ से पाकिस्तान पीपल पार्टी जो आज भी है पाकिस्तान में, जो बिलावल भुट्टो हैं, उनके जो दादाजी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो वहाँ से प्रधानमंत्री की दौड़ में खड़े होते हैं और चुनाव होते हैं। जो ईस्ट पाकिस्तान होता है बांग्लादेश, वहाँ पे 138 सीट पे अवामी लीग के जो नेता होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। और जो वेस्ट पाकिस्तान होता है, वहाँ पे 160 सीटों पे चुनाव वहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी लड़ती है। और इसमें होता है क्या, जो 162 में से मतलब ऐसा जो तख्ता पलट होता है, ऐसा जनता का जनादेश शायद ही किसी देश ने अपनी हिस्ट्री में चुनाव प्रक्रिया में देखा हो। 162 में से 160 सीटें आवामी पार्टी को मिलती है, और जो शेख मुजीबुर रहमान होते हैं वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। लेकिन जो वहाँ के नेता थे वेस्ट पाकिस्तान के, जो करंट पाकिस्तान है, वहाँ के जो नेता थे, दे वर नॉट एग्री टू ट्रांसफ़र द पावर टू शेख मुजीबुर रहमान। और इसके साथ साथ जो चीज़ें वहाँ से भड़कती हैं उसको, वो आज उसके बेस पे बांग्लादेश का निर्माण होता है। और उससे पहले जो एक मिस्टर जिन्ना का एक वाइस डिसीजन था कि जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक मल्टी कल्चरल नेशन है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस है, डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन है, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर है। तो ऐसा हर कंट्री में होता है कि यू कैन नॉट से द एवरीवेयर पीपल स्पीक द सेम लैंग्वेज और एवरीवेयर पीपल ईट द सेम फूड। सो सेम चीज़ हुई, और जिन्ना ने एक रूल डिसाइड किया कि हम एक देश हैं, हमारी जो हमारा देश बना है वो इस एक रिलीजन बेस्ड, एक धर्म के नाम पर बना है। तो जो हमारे देश की बोली या भाषा होगी वो भी एक होनी चाहिए। और इस बेस पे जो उन्होंने अपना एक डिसीजन थोपा जनता पे, स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान पे, जहाँ के लोग सिर्फ बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते थे, वहाँ के लोग उर्दू नहीं करते थे। और जिन्ना का ये डिसीजन था कि चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हो, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हो, वो सिर्फ उर्दू जो भाषा है उसका यूज़ करें, उसको अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या कहीं पे भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे सरकारी काम काज हैं, उसमें सिर्फ उर्दू भाषा का इस्तेमाल होगा। तो ये जो बंगाली लोग थे बांग्लादेश के, उनको नागवार गुजरा कि वाई वी शुड स्पीक उर्दू। लाइक अगर हम भारत की बात करें, अगर
हम कल तमिलनाडु जाएं और कल हम तमिलनाडु के लोगों से बोलें कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्पीक पंजाबी लैंग्वेज, और टुमारो पंजाबी पीपल वी हैव टू से दैट कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्पीक तमिल और तेलुगु लैंग्वेज, तो हाउ दे विल फील? आई डोंट थिंक सो इवन टुडे पीपल विल थिंक दैट दैट्स द वाइज डिसीजन। तो उस टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि आई डोंट नो दैट हाउ स्मार्टली ही टुक दिस डिसीजन टू इम्प्लीमेंट दिस लैंग्वेज रूल्स। बेसिकली मैं बोलूँगा कि उन्होंने थोपा ही था बंगाली लोगों पे, बट इससे वहाँ पे जो विद्रोह था वो और भड़क गया। और जब ये 1970 के चुनाव होते हैं जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग भारी मतों से जीतती है, लेकिन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और याह्या खान थे, दे डजंट वांट टू ट्रांसफर द पावर टू हिम, एंड उसी का नतीजा होता है कि जो वहाँ पे एक नफ़रत की आग फैल जाती है और ना पाकिस्तानियों के प्रति जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान था उसके प्रति वहाँ के पे नारे लगते हैं कि लीव द कंट्री, और वहाँ पे एक दंगा भड़क जाता है। और उसके बाद जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स होते हैं वो वहाँ पे एक ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर देते हैं, जिसके तहत बहुत से लोग ने अपनी जान खोई। अगर मैं इसका आंकड़ा बताऊँ, अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो ये आंकड़ा ऑलमोस्ट मिलियंस में जाता है कि मिलियंस लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, और बहुत सी जो बंगाली औरतें थीं उनका वहाँ पे रेप हुआ। तो ये कत्लेआम वहाँ पे चालू था कि मतलब द कंट्री वॉज इनटू अ काइंड ऑफ ब्लड बाथ, और वहाँ पे सेना की तरफ से एक जो आम नागरिक थे उनको एक चींटियों की तरह मसला जा रहा था। और उसी टाइम पे हुआ कि जो बांग्लादेश, उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ की जो एक संगठन था जिसको इतिहास में मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पाकिस्तानी जो सैन्य बल था, सेना थी, उसके खिलाफ अपने जो आर्म्स थे वो उठा लिया और उन्होंने उनका मुकाबला करना शुरू किया। बट दे वर नॉट दैट पावर्ड, दे वर नॉट एम्पावर्ड, दे डजंट हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति थी उसका मतलब उसके खिलाफ ज़्यादा टाइम तक टिक पाएँ। तो ऐसा हुआ उस टाइम पे जो वहाँ के जो मुक्ति वाहिनी के लीडर थे उनको लगा कि यार हम काफ़ी टाइम तक टिक नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करें। तो इसी बीच में जो मुक्ति वाहिनी के जो कुछ लीडर्स थे वो इंडिया का रुख करते हैं, और इंडिया के जो वहाँ पे उस टाइम की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जो थी इंडिया की कांग्रेस पार्टी की, मिसेस इंदिरा गांधी, उनके पास जाते हैं और उनसे हेल्प की गुहार करते हैं कि प्लीज़ हेल्प आवर नेशन, आवर कंट्री इज़ बर्निंग एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर गेटिंग किल्ड एवरी सिंगल मिनट। शी डिसाइड कि हम बांग्लादेश की हेल्प करेंगे जो उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान था, और वो वहाँ पे जो भारत का सैन्य बल था वो ईस्ट पाकिस्तान को भेजती है, और वहाँ पर फिर इट वाज बेसिकली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और वहाँ से जो पाकिस्तान की जो सैन्य बल होता है उसको भगा के मार के, मतलब जो भी होता है उस टाइम पे जो भी कैजुअलिटी होती है बोथ साइड से उनको, लेकिन जो पाकिस्तान का सैन्य बल होता है उसको वहाँ से हटाती है। और 16 दिसंबर 1971 ये वो तारीख थी जिस दिन ईस्ट पाकिस्तान को भारतीय सेना आज़ाद कराती है, और हम विश्व पटल पे एक और नए देश को देखते हैं जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और 1972 में जो आवामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, वो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ वो पहली जो चीज़ करते हैं, दोज हु फॉट फॉर द नेशन, दोज हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन, हु वाज फ्रीडम फाइटर एंड दोज हु फॉट अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, उनको जो बांग्लादेश का सिविल सर्विस प्रोग्राम था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम था, उसमें 30% का आरक्षण दे दिया जाता है। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि उस टाइम पे जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उस टाइम पे ये परसेंटेज, ये स्टैटिक्स कैसे थे, लेकिन अगर हम 2024 की बात कर रहे हैं तो ये आंकड़ा 30% का है, और मात्र 44% लोग मेरिट बेस पे चुने जाते हैं 2024 पे। तो कुल मिला के ये आरक्षण उस टाइम पे दिया, और समय समय पे इसको बदला, वापस लिया गया और इम्प्लीमेंट किया, वापस लिया गया और दोबारा से इम्प्लीमेंट किया गया। तो 2024 में भी ऐसी ही परिस्थिति बनी कि जब शेख हसीना गवर्नमेंट शी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस रूल कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको, उनके परिवार को ये जॉब कोटा मिलेगा ही मिलेगा, और इससे लोग भड़के हुए थे। और 1 जुलाई 2024 ये वो तारीख थी जिस दिन बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, आमरण अनशन करते हैं, चाहे प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार के खिलाफ अपना विद्रोह प्रदर्शन करते हैं। यहाँ तक चीज़ें बहुत सही चल रही थी कि लोग द स्टूडेंट वॉज डिमांडिंग कि शेख हसीना जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो अब ये अपना ये फैसला वापस ले लें, एंड वी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हर, एंड
वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल स्टॉप दिस, वी विल स्टॉप आवर प्रोटेस्ट। बट जब ये प्रोटेस्ट थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके बाद बांग्लादेश में डे बाय डे कैजुअलिटीज़ देखने को मिली, और डे बाय डे ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब ये मतलब अब ये स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट हो गया। और जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी, शी वॉज ऑल्सो नॉट लाइक टेकिंग दिस सिचुएशन वेरी कामली, शी वॉज ऑल्सो, शी गिव द फुल authority to the police and to the army of बांग्लादेश की आप शूट एंड साइड के ऑर्डर दे दिए गए। बांग्लादेश में कर्फ्यू चालू हो गया कि जो देखे उसको मार दो। और जो ऑन रिकॉर्ड जो कैजुअलिटीज़ हुई है वो ऑलमोस्ट 1000 हुई है, बट जो बाकी आंकड़ा है इसका जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो इससे कहीं ज़्यादा है। और ये जो आक्रोश था जो जनता का, ये एकदम से भड़क गया, और स्टूडेंट के जो लीडर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। इससे जो जनता थी वो काफ़ी भड़क गई। और उसके साथ ही साथ जो शेख हसीना का जो स्टेटमेंट था जिसने आग में घी डालने का काम किया, वो था कि जो ये कोटा है, जॉब कोटा है, ये अगर फ्रीडम फाइटर्स के परिवार को ना मिले तो ये किसको मिले, ये रजीकर को मिले। और रजीकर वॉज अ काइंड ऑफ टर्म्स इन बांग्लादेश हिस्ट्री विच वॉज अर्लियर यूज फॉर पाकिस्तान आर्मी। एंड जो जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान लड़ रहा था तो ये जो टर्म्स थी ये वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के लिए यूज़ होती थी, रजीकर। तो जब शेख हसीना ने ये स्टेटमेंट दिया कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर ये कोटा नहीं दिया जाए तो रजीकर के परिवार को दिया जाए, तो इससे लोग और भड़क गए। और अब वो ये नहीं चाहते थे कि जो शेख हसीना है ये अपना फैसला वापस ले, वो चाहते थे कि शेख हसीना अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करे और ये देश छोड़ के चले जाए। और यही हुआ कि 5 अगस्त 2024 को मजबूरन शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा, और उनके पास कोई चारा नहीं था। रिपोर्ट्स कहती है कि वो एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती थी जनता के नाम, एंड बट जो वहाँ की आर्मी थी, जो वहाँ पे आर्मी के लिए जनरल थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। और उन्होंने उनको बताया कि आप यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं, आपके लिए भलाई यही होगी कि आप जितने जल्दी इस कंट्री को छोड़ सकें और आप कहीं और चले जाएं। एंड देन शी कॉन्टेक्ट विद द पीएम ऑफ इंडिया, शी कॉन्टेक्ट आवर करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर एस जयशंकर, और फिर उनको भारत में आने की इजाज़त मिलती है, और नाउ शी इज़ इन इंडिया। साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है कि जो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, इट वाज नो मोर स्टूडेंट प्रोटेस्ट। उसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ के जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो एक करके जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ थी उनके घर को टारगेट कर रही थी, उनके लोगों को टारगेट कर रही थी। और बहुत से जो हिंदूज़ टेम्पल्स थे और जो बहुत से वहाँ के चर्च थे, बेसिकली हिंदूज़ टेम्पल, और जो हिंदूज़ लोग थे उनके घर को निशाना बनाया गया। और वहाँ से after few days it just turned into a kind of from student protest to a kind of religious riots। और बांग्लादेश में एक हिंदू मुस्लिम कत्लेआम देखने को मिलता है। और हिंदूज दे also come to the street and the Muslim also they come to the street and they are against each other and they are burning the Bangladesh now, and now everyone's eyes on Bangladesh। और यहाँ से बांग्लादेश कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता, बट मेरे हिसाब से बांग्लादेश ऑलरेडी 10-20 साल पीछे जा चुका है। एंड अगर वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती तो शायद ही जो हाल हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का हुआ है रिसेंटली, जो हाल अभी म्यांमार में चल रहा है, और जो हाल पाकिस्तान के हो चुके हैं, वही हाल शायद हमें आने वाले विगत वर्षों में बांग्लादेश में देखने को मिले। और अगर हम शेयर मार्केट के हवाले से इसमें अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, क्या इसमें इस खबर का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, शायद थोड़े दिनों के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट स्टेबल ना रहे। खैर अभी स्टेबल है, बट यू नेवर नो। बट इफ़ यू हैव द लॉन्ग होराइजन, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ गुड वेल्थ, सो आई विल से कि आप एक SIP मोड पे इन्वेस्टमेंट करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप
नए हैं मार्केट में, बेसिकली व्हाट हैपन व्हेन यू आर न्यू टू द मार्केट, यू गेट पैनिक वेरी फास्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट, यू गेट वेरी यू रियली फील डिवास्टेड व्हेन दिस काइंड ऑफ न्यूज़ कम्स कि अब क्या होगा यार, मैं मार्केट से अपना पैसा निकाल लूँ, क्या करूँ मैं, अभी जो मैंने शेयर खरीदा है. सो यू आर रियली नर्वस कि इन विच कंपनी आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी, इज इट सेफ और नो, you have self doubt, this kind of situation happen. But for me, again, I am saying, if you have the long term horizon, feel free to keep investing your money, you keep deploy your money in Indian stock market. Indian have the nice future, India have the long growth story, and उसका एक पार्ट बनिए. और जो ये खबरें हैं कि आज म्यांमार में वहाँ की जो प्रधानमंत्री उसको हटा दिया गया, वो जेल में है, या श्रीलंका में ऐसे हालात बने हैं, चाहे वो मालदीव में देख लें या पाकिस्तान में देख लें, लेकिन इंडिया हैव द गुड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव. एंड मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ just learn about the fundamentals and the technicals of the market, and also try to understand that how market really works, how market sentiment works. And if you are really new, please do not invest your money without any knowledge, without knowing that how really market really works. So first you learn the market, and then you start investing. Do not follow any news, do not follow any tips. Basically those who are newbies to the market, they basically go with the news, and they basically go with those news channel, those who come every morning and they say कि इतने का स्टॉप लॉस लगाओ, इतने का टारगेट लगाओ, और वो लोग पैसे कमाते हैं. और उस न्यूज़ को देख के आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और आप देखते हो कि आप ट्रैप हो गए हो, और फिर आपको लगता है कि जो ये शेयर बाज़ार है ये एक जुआ बाज़ार है या एक सट्टा बाज़ार है. पर ऐसा कुछ नहीं है. बिना नॉलेज के हर चीज़ जुआ है, बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के हर चीज़ अधूरी है, वो फिर सट्टा ही है, चाहे वो आप कुछ भी करें. तो हम चाहेंगे कि जो ये बांग्लादेश में आग लगी हुई है ये जल्द से जल्द शांत हो, और एक अच्छे देश के रूप में बांग्लादेश के नागरिक आएँ. क्योंकि रिसेंट में देखा गया, आई रियली फील बैड व्हेन आई सॉ द पीपल ऑफ बांग्लादेश, दे अप्रोच टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस, एंड they took everything whatever they found, they took with them and to their home and or wherever, and they were having the food there, they were stealing everything, they didn't even left her saris, her whatever dresses you can say, they took everything with them, and they destroy the prime minister house. So I really feel bad if your prime minister house is not safe, that so that how you can say that your country is safe. तो मैं चाहूँगा कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो इस बात पे थोड़ा गहन अध्ययन करें, और देखें कि उनको अपने देश को कहाँ लेके जाना है. हमारा देश तो भारत उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, and we also want कि you people also should you should be also part of a growth journey of Bangladesh. You should do something for your nation rather than looting your own prime minister house, and which is very shameful act in my पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी आपका नज़रिया जो है आप खुद कह सकते हैं, आप खुद इतने समझदार, इतने मैच्योर होंगे. एंड और मेरे हिसाब से जो FIIs हैं, जिन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कहते हैं, आई डोंट थिंक सो दे विल वेरी कॉन्फिडेंट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन बांग्लादेश. तो यहाँ पे जो फॉरेन जो एड्स है या जो फॉरेन मनी उनके कंट्रीज़ में आती थी अब तक, शायद वो आने वाले कुछ सालों तक ना आए. एंड द कंपनीज दे माइट नॉट बी प्रिटी श्योर कि ये कंट्री कहाँ जाने वाली है. क्या यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में होता है, या जैसे आज म्यांमार के हालात बने हैं कि वहाँ पे सैन्य बल है, सेना के हाथों में ताकत है, क्या बांग्लादेश का भी वही हाल होगा, यहाँ पे डेमोक्रेसी जल्दी स्टेबल होगी. तो ये सब देखने को मिलेगा हमें आने वाले विगत वर्षों में हम सबको. बट मेरा यही मानना है कि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, कि अगर आप मार्केट में नए हैं, प्लीज़ डू नॉट पैनिक. दिस काइंड ऑफ न्यूज़ विल बी ऑलवेज देयर. Like earlier we had Russia-Ukraine war, after that now we are going through Bangladesh, and sometime there are other news also that these countries gonna kill each other. Iran, Pakistan, and then Afghanistan, Pakistan also. So these news are always there, and whenever you get this kind of opportunity, this is really, I will say, kind of opportunity where you can invest your money for long term, but not without any study, not without any knowledge. If you don't have knowledge, please do not follow the tips, do not follow any news channel, do not follow any YouTube channel, even my channel, if you're not getting any information about the stock market or about how to invest your money, how to deploy. Because again, remember, that's your hard-earned money, and please
डोंट वेस्ट इट इन दिस वे, डू योर ओन रिसर्च। बिकॉज अगर आप एक मार्केट में फ़ोन लेने भी जाते हैं ना, आप अपनी प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि इसमें कौन से फीचर्स हैं। सो यू जस्ट रिमेंबर यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी, so do not waste it this way. Do proper research, learn the fundamental analysis, learn the technical analysis, learn the sentiment of the market, then only deploy. And after that, you should have patience, you should have the big horizon, you should have the long horizon. Invest your money in the growth of India, not in particular company, not into like buy today sell tomorrow. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल एंड प्रीशियस टाइम। एंड इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका वन एंड ओनली होस्ट सौरभ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग योर मनी इन इंडियन स्टॉक मार्केट।